हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए रिमाइंडर अबाउट अनफेटर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। एक वर्ड मीनिंग लिखिए, अनफेटर्ड। अनफेटर्ड का मीनिंग होता है लिबरेटेड, मतलब जो मुक्त हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो। और रिमाइंडर का मीनिंग होता है जो आपको कोई चीज़ को याद दिलाता है। ठीक है, तो इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ, ए रिमाइंडर अबाउट अनफेटर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मतलब एक ऐसा रिमाइंडर जो आपको याद दिला रहा है उन पोस्ट के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हुई हैं और जो इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, जिनके ऊपर पॉलिटिक्स का प्रेशर नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ठीक है, उन पोस्ट के बारे में एक रिमाइंडर, ठीक है, कि क्या वो डिपेंडेंट है, कि क्या पॉलिटिक्स का उस पे उन पोस्टों पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में एक रिमाइंडर, ठीक है, मतलब एक स्मरण, एक याद कि क्या वो सही से काम कर रही हैं, क्या उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो रियली में अनफेटर्ड हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस एडिटोरियल आर्टिकल में। तो एक नोटबुक लेके बैठना, अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको साथ साथ में नोट करते जाना। ये आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका नॉलेज बढ़ाएंगे, आपका वोकैब अच्छा होगा और एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, Two recent comments of the Supreme Court of India will have direct bearing on the concept of independence of various constitutional authorities in India। एक वर्ड मीनिंग लिखिए, बेयरिंग। बेयरिंग का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, ऑन, मतलब किसी चीज़ पे प्रभाव। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली जो दो स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उनका डायरेक्ट बेयरिंग है, मतलब इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, ये जो कंसेप्ट है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये जो स्टेट्समेंट्स आई हैं इन्हीं के ऊपर आई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, In a hearing of the Sena versus Sena case, the court expressed its serious concern over the active role being played by the governors in state politics, observing that governors become part of political processes is disconcerting। Disconcerting का मीनिंग लिखिए, disconcerting का मतलब होता है चिंताजनक। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हियरिंग हो रही है, जो आपको पता है महाराष्ट्र में जो शिवसेना है और जो दोनों के बीच में जो है वो जो केस चल रहा है उसको बोला जा रहा है सेना वर्सेस सेना केस। ठीक है, उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, एक सीरियस कंसर्न मतलब होता है एक चिंता जताई। ठीक है, जो गवर्नर्स जो रोल प्ले करते हैं ना स्टेट पॉलिटिक्स में, उसके ऊपर जो है वो चिंता जताई और ये बोला कि जो गवर्नर है ना वो पॉलिटिकल प्रोसेस का जो पार्ट बन रहे हैं ना, वो क्या है, डिसकंसर्टिंग है, मतलब एक चिंताजनक है। क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नर्स जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में जो है वो पढ़ रहे हैं। हालांकि गवर्नर जो है वो एक प्रेसिडेंट की तरह काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं आजकल, जो पार्टीज़ हैं जो उनको मतलब जो उनको बनाती हैं गवर्नर, उनके जो इन्फ्लुएंस में आके जो है वो डिसीजन ले रहे हैं और जो ज़्यादा जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने चिंता जताई है और बोला है कि ये डिसकंसर्टिंग है, मतलब चिंताजनक है। ठीक है, एंड अर्लियर टेकिंग एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द कोर्ट डाइवेस्टेड द एग्जीक्यूटिव ऑफ इट्स सोल डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स by forming a committee to suggest a suitable name to man this constitutional post। to man का मतलब होता है to fill, किसी चीज़ को fill करना, भरना। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया ये इंश्योर करने के लिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनी रहे। कोर्ट ने क्या किया, डाइवेस्टेड किया। डाइवेस्टेड का मतलब होता है हटाना। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव की सोल पावर होती थी ना, एग्जीक्यूटिव कौन हो गया, प्रेसिडेंट प्लस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है एडवाइस के ऊपर, जो एडवाइस कौन देता है उनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो जो जो कोर्ट है उसने डाइवेस्टेड कर दिया, मतलब हटा दिया जो सोल पावर होती थी, मतलब जो अकेली पावर होती थी ना एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, नियुक्त करने की, किसको, इलेक्शन कमीशन को, उसको जो है वो उसने हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। और क्या बोला, एक कमेटी फॉर्म की जो कुछ नाम देगी
किसके लिए? इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को फिल करने के लिए, टू मैन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। तो जो उनकी अकेले की पावर होती थी ना, मतलब जो खुद से वो नियुक्ति करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर जो एग्जीक्यूटिव, किसको नियुक्त करते थे? इलेक्शन कमीशन को या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो वो जो पावर है वो कोर्ट ने छीन ली और बोला कि उन्होंने एक कमेटी मतलब फॉर्म की कोर्ट ने, और वो क्या करेगी? नाम सजेस्ट करेगी। किसको नाम सजेस्ट करेगी? एग्जीक्यूटिव को नाम सजेस्ट करेगी, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा। ये कोर्ट ने क्यों किया? ताकि जो इंडिपेंडेंस है ना वो बनी रहे। किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो आगे क्या है? नीड फॉर इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की हमें जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट द आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मनमाना, मतलब अपनी मनमर्जी करना, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है कि डेमोक्रेसी को क्या चाहिए? चेक्स एंड बैलेंस चाहिए, मतलब चेक होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ताकि क्या किया जाए? रोका जाए जो मनमाना। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, उस चीज़ को जो है वो रोका जाए, ठीक है। इसीलिए क्या होना चाहिए? चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को जो है वो चेक करना चाहिए बार बार। इंडियाज़ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज सच एज पब्लिक सर्विस कमीशन, स्कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। इसका क्या होता है? ये फाइनेंस को चेक करती है गवर्नमेंट्स के, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये जो सारी बॉडीज़ है ना, ये इंडिपेंडेंस बॉडीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट इज़ आगे है द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया हैड रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर सच इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट सेक्टर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। तो ये जो बॉडी थी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया कि मतलब ज़रूरत को कि हमें जो है इनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ताकि क्या हो? जो एग्जीक्यूटिव का इंटरफेयर होता है ना, मतलब जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, ठीक है, किसके बीच में? इन पोस्ट को फिल करने के बीच में, या फिर दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके बीच में जो इंटरफेरेंस करती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ताकि वो ना हो। इसीलिए इन बॉडीज़ को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट इज़ नेसेसरी दैट सच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर प्रोवाइडेड विद कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इनेबल देम टू फंक्शन विदाउट फियर और फेवर एंड इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, इन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाए, ताकि ये जो है वो बिना किसी डर के जो है वो अपना काम कर सकें और पब्लिक के इंटरेस्ट में, नेशन के इंटरेस्ट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। इट इज़ टूवर्ड्स दिस कंसेप्ट ऑफ क्लॉथिंग दैम विद इंडिपेंडेंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द मैनर इन विच इंडिविजुअल्स हेडिंग दिस इंस्टीट्यूशन आर टू बी पॉइंटेड। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट बने रहें, इसी के मद्देनज़र जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जो इनको इनके जो हेड को अपॉइंट करने की जो प्रोसेस है ना, उसको बनाया था, ठीक है। An essential attribute of independence is not being influenced by any vested interest and the ability to withstand pressure from the executive। मतलब एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, किसी चीज़ की मतलब कैपेबिलिटी, क्षमता या फिर गुण, ठीक है। तो एसेंशियल जो गुण है ना इंडिपेंडेंस का, वो क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो बॉडीज़ है ना, ये क्या रहें? मतलब किसी के भी प्रेशर में ना आए, जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है एग्जीक्यूटिव का, उसके प्रेशर में ना आए और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लें, ठीक है। वाइल एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड केप्ट इन माइंड दोज इंस्टीट्यूशंस हुज इंडिपेंडेंस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू द कंट्री एंड द मैनर इन विच द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी सेफगार्ड फ्रॉम द विम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विम्स का मतलब पता क्या होता है? मतलब किसी चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करना, ठीक है। किसी मतलब विम्स का मतलब होता है जाल सा बिछाना, ठीक है, किसी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं विम्स। तो क्या लिखा हुआ है कि जब वाइल एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, मतलब जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट मतलब पावर दी गई कि आप जो है वो अपॉइंट करोगे इन सब बॉडीज़ को, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैड केप्ट इन माइंड दोज इंस्टीट्यूशंस हुज इंडिपेंडेंस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, उस टाइम पे उसने क्या किया? अपने माइंड में ये बात रखी कि मतलब उन बॉडीज़ को याद रखा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? टू दी कंट्री एंड द मैनर इन विच द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस अथॉरिटीज़ कुड बी सेफगार्ड। और ये भी सोचा कि कैसे इन इंडिपेंडेंस बॉडीज़ की जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, उसको हम लोग बनाए रखेंगे, सेफगार्ड रखेंगे एग्जीक्यूटिव के विम से, मतलब एग्जीक्यूटिव के जाल से, ठीक है, कैसे बचा के रखेंगे, ये भी जो है वो उन्होंने माइंड में रखा जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि इनको जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ए स्टडी ऑफ वेरियस प्रोविजंस इन द अथॉरिटी इज़ रिवीलिंग,
ठीक है। तो बहुत सारी स्टडीज़ जो है ना वो हमें ये बताती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर आप बहुत मतलब ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं, ये बात जो है वो हमें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो उसने खास ध्यान रखा इन इंडिपेंडेंस बॉडीज़ के लिए, ठीक है, ताकि इसमें जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव यूज सिंपल वर्ड्स सच एज शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स है ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने वर्ड यूज़ किया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है जो आर्टिकल 75, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाय आर्टिकल 75, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट बाय आर्टिकल 76, और चेयरमैन और अदर मेंबर्स जो हैं वो फाइनेंस कमीशन के, उनको आर्टिकल 80 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करता है। लेकिन वर्ड कौन सा यूज़ किया है? शैल बी अपॉइंटेड, मतलब अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। उसके बाद क्या है, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ गया, आर्टिकल 316, ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी को लेके है 350B। आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो आर्टिकल 324 है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को, किसके द्वारा? डिपेंड टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा उसके तहत जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये आर्टिकल हमें कौन सा बोलता है? 324। हाउ एवर द बोर्ड्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड सील आर यूज्ड बाय ऑथराइजिंग the president for appointment of judges of Supreme Court and High Court, article 124 and 2017 and CAG, ठीक है। कैग मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो फाइनेंस को देखता है गवर्नमेंट के, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 155, आर्टिकल 155। तो क्या हुआ, जो इनकी अपॉइंटमेंट की बात आई, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आई, या फिर कैग के अपॉइंटमेंट की बात आई, या फिर गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात आई ना, वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड सील। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फाइनल अथॉरिटी है ना वो प्रेसिडेंट के पास रहेगी, मतलब जो मेन पावर होगी ना अपॉइंटमेंट की, वो प्रेसिडेंट के पास रहेगी। विदाउट उसके सिग्नेचर के जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा इन बॉडीज़ को। ऐसा क्यों लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, इन वर्ड्स का यूज़ क्यों किया? ताकि ये जो बॉडीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है, क्योंकि जो ऑडिटर जनरल है ना वो फाइनेंस देखता है गवर्नमेंट के, ठीक है, और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो प्रेसिडेंट को इसमें मेन पावर दी गई, इसीलिए इन वर्ड्स का यूज़ किया गया, अंडर हिज हैंड सील, मतलब पूरी पावर जो थी वो प्रेसिडेंट को दी गई कि जब तक प्रेसिडेंट जो है, मतलब प्रेसिडेंट जो था वो इसमें फाइनल अथॉरिटी है, बिना प्रेसिडेंट के साइन के जो है वो इनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ताकि ये बॉडीज़ जो है वो मतलब सेफगार्ड रहें, इसमें जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसीलिए ये वर्ड जो है वो यूज़ किया गया, ठीक है। सिमिलर वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन आर्टिकल 338, 338A एंड 338B ऑथराइजिंग द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ST, ST एंड BC। और सिमिलर वर्ड का यूज़ किया गया अपॉइंटमेंट जो कमीशन है ST का, SC का, ठीक है, उनके लिए भी। हाउ एवर द ओरिजिनल आर्टिकल 338 हैड स्टेटेड दैट देयर शैल बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन जो ओरिजिनल आर्टिकल है ना 338, वो क्या बोलता है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, ताकि जो शेड्यूल कास्ट्स हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड इन and Gopal Swamy and others versus Union of India that the President act on the aid and advice of the Council of Ministers with the Prime Minister as the head in all matters which vest in the executive। तो जो केस हुआ था इस गोपाल स्वामी और अदर्स का, उसमें क्या बोला था कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेगा किसके एडवाइस पे? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसका हेड जो रहता है प्राइम मिनिस्टर रहता है, उसके एडवाइस पे जो काम करेगा, ठीक है। However, in cases where the appointment of a particular constitutional authority is to be kept independent of the executive, the question arises whether such an interpretation would be in line with the thinking which prevailed during the relevant constitutional assembly debates। लेकिन मतलब कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट रखने का, ठीक है, ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ताकि गवर्नमेंट का उसमें इंडिपेंडेंट मतलब जो इंटरफेरेंस है वो ना हो। तो ऐसे केसेस में जो है ना वो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है कि मतलब जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो ये क्या मतलब जैसा जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब डिबेट्स होती थी जैसा वो सोचते थे, क्या उस हिसाब से ये है? क्योंकि देखो यार, अगर प्रेसिडेंट एक्ट करेगा
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जो मतलब जिसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट के हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ना प्रेसिडेंट के ऊपर, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सोचती थी, क्या उसकी डिबेट्स में जो बोला हो जाता था उस हिसाब से जो है जो इस केस में बोला गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनफेटर्ड चॉइस। अनफेटर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंट चॉइस, ठीक है, और अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, आर्टिकल 124, ये जो आर्टिकल है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना। तो क्या है, इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कैग हैड प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एन ऑडिटर जनरल हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो आर्टिकल 124 है वो क्या बोलता है कि एक कैग होगा जिसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। While moving an amendment to this article, clause 1(4) of article 124, after the word president, the words the warrant under the his seal be inserted। तो जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो वर्ड यूज़ किया गया जिसके बारे में ऊपर मैंने बात की है। क्या वर्ड यूज़ किया गया, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील बी इंसर्टेड। मतलब जो कंप्लीट अथॉरिटी होगी वो किसके पास, जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड डिस्कस दैट द अथॉरिटी जनरल लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट वर्ड वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑडिटर जनरल है वो भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि गवर्नमेंट के फाइनेंसिस को देखती है जे, तो इसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर, इसीलिए ये वर्ड जो है वो यूज़ किया गया कि फाइनल अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के पास होगी, ठीक है, इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया गया। उसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्दर डिस्कस दैट द ऑडिटर जनरल शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट आइदर द लेजिस्लेटर और द एग्जीक्यूटिव। और जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने ये भी डिस्कस किया कि जो ऑडिटर जनरल है ना वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए लेजिस्लेचर से मतलब पार्लियामेंट से और एग्जीक्यूटिव से मतलब गवर्नमेंट से, ठीक है। ही इज़ वॉच डॉग ओवर फाइनेंसिस। वॉच डॉग का मतलब होता है जो देख रेख करता है हमारे फाइनेंसिस को चेक करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के। His position must be made so strong that he cannot be influenced by any man। इसकी जो पोजीशन है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि किसी का भी इसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। However great he may be, from that point of view I am very glad that certain amendments have been moved whereby the position of the auditor general has been made very strong। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए जिसकी वजह से जो पोजीशन है ऑडिटर जनरल की उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, ठीक है। ऑन द सेम डे while initiating the amendment of the article providing for a governor, article 131 of the draft constitution, it was moved to substitute the following that governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। तो सेम गवर्नर के लिए भी किया गया कि जो गवर्नर है उसको उसी दिन में जिस दिन इसका मतलब जो पुराना हमने डिस्कस किया, जब इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि इसको कौन अपॉइंट करेगा, हमारा जो ऑडिटर जनरल है उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट अंडर द वारंट, वही वाला कि मतलब जो मेन अथॉरिटी होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी। उसी दिन जो है वो गवर्नर के लिए भी डिसीजन लिया गया कि गवर्नर को भी जो है वो सेम तरीके से जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, और सेम वर्ड जो है वो उसके लिए भी यूज़ किए गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिस्कस्ड द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने और क्या डिस्कस किया, टू से दैट द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट फ्रॉम ए पैनल ऑफ नेम्स रियली मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये भी डिस्कस किया कि हम लोग अगर कोई पैनल देंगे जो नेम सजेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग जो है वो प्रेसिडेंट की पावर को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो मेन पावर थी वो किसको दी, प्रेसिडेंट को दी, ठीक है। इट गिव्स पावर इनटू द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई पैनल नियुक्त करेंगे तो इससे लेजिस्लेचर के पास भी जो है वो पावर चली जाएगी, ठीक है, जो कानून बनाता है, जो पार्लियामेंट है। इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रेसिडेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से जो है वो दूर रहे, फ्री रहे। सो आई से दैट द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनफेटर्ड। तो क्या बोला गया कि जो चॉइस है प्रेसिडेंट को नियुक्त करने की वो अनरिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए, मतलब अनफेटर्ड होनी चाहिए। बोथ अमेंडमेंट्स वर पास्ड फॉर अपॉइंटमेंट्स टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75, 76, 280, 316
ठीक है, मतलब उन दो अमेंडमेंट जो थी, जो कैग को रिलेटेड अमेंडमेंट था और जो गवर्नर को लेकर अमेंडमेंट था, उनको पास कर दिया गया और उसमें वर्ड्स का यूज़ कर दिया गया वारंट अंडर हिज हैंड सील। मतलब जो मेन अथॉरिटी होगी, जो फाइनल पावर होगी उनकी नियुक्ति की, वो किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी, ताकि उनको जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाए, उनके इंटरफेरेंस से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है, जो आर्टिकल 280 है फाइनेंस का अपॉइंटमेंट, ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सर्टन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय दोज हु मे बी कंसीडर्ड फॉर सच अपॉइंटमेंट्स। तो क्या है, इसके लिए भी उन्होंने इनकी पोजीशन को फिल करने के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है इसको भी फुलफिल करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने जो है वो कुछ जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई किया। इन दिस आर्टिकल्स द वर्ड यूज्ड आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इन आर्टिकल के अंदर में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड एज सच द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर एंश्योरिंग दैट द रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशंस आर फुलफिल्ड। रिक्वेसाइड का मतलब होता है जो क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर एंश्योरिंग दैट दी जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो फुलफिल होने के बाद। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद क्या है, स्पेशल स्टेटेड इन दी पर्टिनेंट टू कीप इन माइंड, इट इज़ pertinent to keep in mind that the constitution affixes the phrase by warrant under his hand and seal only to refer to appointment of position judges, CAG and governors, where it assigns a special status to distinguish them from other constitutional positions। तो ये सोचना, मतलब माइंड में रखना, पर्टिनेंट का मतलब होता है माइंड में रखना सही होगा कि ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, वाई वारंट अंडर हिज सील एंड हैंड, ओनली टू, ये किसके लिए किया गया है? जजेस के लिए, कैग के लिए, गवर्नर के लिए, ताकि इनको जो है वो एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए और इनको जो है वो जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उनसे अलग रखा जाए। इसीलिए जो है वो ये वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, ताकि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, constitutional authorities such as judges of the Supreme Court and the High Court and the CAG of India are to be kept free from political or executive pressure। वही लिखा हुआ है कि इन बॉडीज़ को जो है वो एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखना था। ठीक है, whereas appointment of judges and the election commission have been made free from the influence of the executive। ठीक है, the need to set up a well defined criteria and procedure for the appointment of the CAG of India remains keeping in view the intention of the framers of the constitution as evident from the constitutional assembly debates। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों की गई? ताकि इनको जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखा जाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिबेट्स थी ना, उससे हमें पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी ना, उनका मेन मकसद ये था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम हो, ये पोस्टें जो है वो इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द कैग ऑफ इंडिया शुड बिगन बाय अपॉइंटिंग ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी टू शॉर्टलिस्ट नेम टू बी कंसीडर फॉर द अपॉइंटमेंट एज द कैग ऑफ इंडिया। आगे जो राइटर हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए ना, कैग को सिलेक्ट करने की, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होनी चाहिए ना, उसके लिए एक कमेटी को अपॉइंट करना चाहिए, जिसका जो स्पीकर है लोकसभा का वो क्या हो, मेंबर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चेयरमैन हो। ठीक है, उस ताकि वो कुछ नाम जो है वो शॉर्टलाइज करे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग के लिए। ठीक है, एंड ए पैनल ऑफ 3 नेम्स शुड बी फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट, और 3 नाम जो है वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करे ताकि प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल सिलेक्शन कर सके। ठीक है, एज इन आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 148 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी नियुक्ति कर सके। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर देना। वहाँ के आपको PDF मिल जाएगा, डेली वीडियो लिंक मिल जाएगा, और भी जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो वहाँ पर मिल जाएगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय हिंद।